we will discuss the today's topic. So what is the name of our today topic? Process threads. Process thread क्या होती है? आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज प्रोसेस थ्रेड? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द थ्रेड्स? थ्रेड्स के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं और प्रोसेसेस थ्रेड क्या कहा जाता है? या फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? ओके, मल्टी थ्रेडिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द थ्रेड्स. थ्रेड का एक टाइप है. या और एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज थ्रेड? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल. सो देर आर डिफरेंट वे द क्वेश्चंस आस्क इन पेपर. प्रोसेस थ्रेड्स के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस थ्रेड क्या होता है या थ्रेड किसे कहा जाता है. आइदर वो व्हाट इज़ प्रोसेस थ्रेड भी पूछा जा सकता है या फिर सिंपल व्हाट इज़ थ्रेड ये भी पूछा जा सकता है. तो थ्रेड मीन्स अ प्रोसेस थ्रेड. जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उसी प्रोसेस के लिए थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है. सो वन प्रोसेस हैज़ मल्टीपल थ्रेड्स. एक प्रोसेस के डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो थ्रेड क्या है ये हम देखेंगे. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थ्रेड? अ थ्रेड इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड. आपका जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है, वी नो दैट कि जो जॉब हम देने वाले हैं एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है, सो दिस प्रोसेस कंटेन सम इंस्ट्रक्शन कोड. उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस कोड्स रहते हैं, एग्जीक्यूशन कोड्स रहते हैं, एंड द CPU कैन एग्जीक्यूट दैट कोड प्रॉपरली. तो उसको वो कोड एग्जीक्यूट करना रहता है. तो जो कोड वो एग्जीक्यूट करता है, जो इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट करता है, सो देर इज़ सम फ्लो ऑफ दैट एग्जीक्यूशन. उस एग्जीक्यूशन का एक फ्लो क्रिएट होता है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. जैसे C++ में हम प्रोग्राम एक ही लाइन में नहीं लिखते हैं. देर आर नंबर ऑफ लाइन्स प्रोग्राम टू बी क्रिएटेड. ठीक है, 10 लाइन का एक प्रोग्राम क्रिएट होता है या 1000 लाइन्स का भी एक प्रोग्राम क्रिएट हो सकता है. सो इट विल बी डिपेंड ऑन योर प्रोग्रामिंग लॉजिक. आप प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या डिफाइन करते हो, क्या प्रोसीजर्स उसमें या क्या फंक्शंस आप डिफाइन करते हो, क्या लॉजिक आप लगाते हो प्रोग्राम लिखने के लिए, उस पर डिपेंड रहती है उसकी ये कितना लेंदी है वो. ठीक है, कितना शॉर्ट है या कितना लेंदी है. तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एक लाइन में नहीं लिखा जाता है. उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस क्रिएट होते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं. तो वो जो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया जाता है बाय द कंपाइलर के थ्रू जब एग्जीक्यूशन होता है तो वो मेन मेथड से होता है. हम फिलहाल C प्रोग्रामिंग का देख रहे हैं. ठीक है, C प्रोग्रामिंग में एक मेन मेथड रहती है और मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, मेन मेथड को सर्च करता है, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है. तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. ठीक है, जो लाइन आपने लिखी है, आपने वहाँ पे लिखा है CLR/SCR, तो वो एग्जीक्यूट होगा. CLR/SCR इज़ वन ऑफ द प्रीडिफाइंड फंक्शन. एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो स्क्रीन को क्लियर करने का काम करती है. तो जब वो फंक्शन कॉल होगा तो उसकी लाइब्रेरी कॉल की जाएंगी, वो लाइब्रेरी में से वो फंक्शन कॉल होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे. गॉट इट माय पॉइंट? तो एक लाइन में अगर आपने लिखा है CLR/SCR ये फंक्शन लिखा है, तो वो फंक्शन के लिए एक लाइब्रेरी है. ठीक है, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी, एंड दैट लाइब्रेरी कंटेन दैट फंक्शन. वो फंक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, उस फंक्शन का कोड भी वहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस कोड इज़ अगेन नॉट इन अ सिंगल लाइन कोड. वो भी नंबर ऑफ लाइन का कोड हो सकता है. ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन होता है. तो मीन्स कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही CLR/SCR वो स्टेटमेंट उसको दिखेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्टली जंप टू दैट लाइब्रेरी एंड डायरेक्टली जंप टू दैट फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेगा. वंस द इंस्ट्रक्शन इज फिनिश्ड, अगेन कम बैक टू द मेन मेथड एंड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है. ये चीज़ आपने C प्रोग्रामिंग में देखी होंगी या पढ़ी होंगी अभी तक के.
तो जैसे कोई फंक्शन अगर आप वहाँ पे लिखोगे, मेन मेथड के अंदर आपने एक ऐड नाम का फंक्शन लिखा है और उस फंक्शन को सिर्फ मेन मेथड में कॉल किया है, लेकिन उसकी डेफिनेशन आपने कहाँ लिखी है, आउटसाइड दैट मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन के बाहर। तो जैसे ही वो ऐड फंक्शन पे आएगा, उस लाइन पे आएगा और वहाँ पे देखेगा कि उसको ऐड फंक्शन को कॉल करना है, अगेन कंट्रोल जंप टू दैट डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा। जो भी आपने ऐड फंक्शन के लिए जो भी आपने इंस्ट्रक्शन कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगेन कम बैक टू द मेन मेथड और नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस तो हमारी एक ही है, एक ही प्रोसेस, हम एक ही मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं, बट विद इन दैट मेन मेथड हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल करते जा रहे हैं। तो एक प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ थ्रेड्स कॉल हो सकते हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन रहेगा, उसका जो फ्लो रहेगा, उसे हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है, थ्रेड मीन्स इट इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू विच द प्रोसेस कोड, प्रोसेस का कोड जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, सिक्वेंशियली जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका जो फ्लो जिसे कहा गया है, एग्जीक्यूशन फ्लो जिसे कहा गया है, उसे हम थ्रेड कहते हैं। सो व्हाट इज प्रोसेस थ्रेड और व्हाट इज अ थ्रेड? अ थ्रेड इज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड। ठीक है, प्रोसेस कोड जिस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, जो फ्लो उसका रहता है, उसे थ्रेड कहा जाता है। Threads are a popular way to improve the application performance through parallelism. Means थ्रेड इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो पैरेललिज्म मीन्स एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स को भी कॉल कर सकता है। मीन्स जैसे एक मेन मेथड के अंदर हमने एक मेन प्रोसेस के नंबर ऑफ थ्रेड्स भी क्रिएट हो सकते हैं एंड ऑल दीज थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड पैरेलली। ठीक है, पैरेलली अगर वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उससे आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। सो दैट थ्रेड इज़ वेरी पॉपुलर टॉपिक। इट इज़ अ सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन अ प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम हम जिसे कहते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, आपके सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपके प्रोसेस का जो होता है, इसीलिए उसको सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम कहा गया है। स्ट्रीम मीन्स अ फ्लो। ठीक है, स्ट्रीम का भी मतलब फ्लो होता है। बिकॉज द थ्रेड्स हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेसेस, दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज लाइट वेट प्रोसेसेस। ठीक है, उसको समटाइम्स लाइट वेट प्रोसेसेस भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट वे, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, बट सिर्फ आपको प्रोसेस थ्रेड क्या है ये पता होना ज़रूरी है। तो थ्रेड इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। आपका जो प्रोसेस कोड एग्जीक्यूट होने वाला है उसका जो फ्लो है, उसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, इट इज़ अ सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन अ प्रोसेस। आपके प्रोसेस के अंदर जो सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम एग्जीक्यूट हो रही है उसे हम कहते हैं थ्रेड। एंड अ सिंगल प्रोसेस हैज़ मल्टीपल थ्रेड्स कैन बी पॉसिबल। एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स भी पॉसिबल हो सकते हैं एंड ऑल दे आर थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। इट इज़ अगेन अ very important topic because by using execution of multiple threads parallelly we can improve our application performance। हम हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। इन अ प्रोसेस थ्रेड अलाउ द मल्टीपल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रीम। वही बताया मैंने कि प्रोसेस के अंदर हम मल्टीपल स्ट्रीम यानी फ्लो, ठीक है, फ्लो यानी थ्रेड्स, ये चीज़ ध्यान में रखना। स्ट्रीम यानी फ्लो यानी थ्रेड्स। तो एक प्रोसेस के अंदर हम मल्टीपल थ्रेड्स का भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। CPU switches rapidly back and forth among the threads given illusion that the threads are running in parallel। तो पैरेलल थ्रेडिंग कब कहा जाता है कि जैसे कोई मल्टीपल थ्रेडिंग्स क्रिएट हुए हैं, सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेडिंग क्रिएट हुए हैं और सभी थ्रेड्स एक साथ अगर पैरेलली अगर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका CPU जो है वो स्विच करता है। एक थ्रेड को एग्जीक्यूट किया दूसरे थ्रेड के ऊपर, दूसरे थ्रेड के अंदर दूसरे का एग्जीक्यूशन हुआ, तीसरा का एग्जीक्यूशन हुआ, चौथा, यानी वो कंटिन्यूअसली रैपिडली कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कंटिन्यूअसली वो बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स उसकी तरफ फेंके जा रहे हैं, बैट्समैन एक ही है। ओके, बैट्समैन इज अ सिंगल पर्सन
एंड नंबर ऑफ बॉलर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉलर्स क्या कर रहे हैं, मल्टीपल बॉल्स थ्रो करने का काम कर रहे हैं। बैट्समैन जो है वो सिंगल यूज़र है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसके पास बॉल आता है उसको वो करेगा ये शॉट मारेगा, ठीक है, उसके साथ। तो वो कंटिन्यूसली 100% अपना यूटिलाइजेशन दे रहा है, वो 1 सेकंड के लिए भी आइडल बैठा हुआ नहीं है। तो 100% यूटिलाइजेशन दे रहा है आपका CPU, किस लिए, मल्टी थ्रेडिंग को पैरेलली एग्जीक्यूट करने के लिए। गॉट इट माई पॉइंट। इसलिए वहाँ पे क्या कहा गया है, द CPU स्विचेस रैपिडली बैक एंड फोर्थ अमॉन्ग द मल्टीपल थ्रेड्स। किस लिए, थ्रेड्स आर रनिंग पैरेलली थ्रेड्स रन करने के लिए। लाइक अ ट्रेडिशनल प्रोसेस, that is the process with one thread, a thread can be any of the several state running, block, ready and terminated। तो अगर आप ट्रेडिशनल प्रोसेस यानी अगर एक ही थ्रेड है आपके प्रोसेस में, एक ही थ्रेड अगर जनरेट हुआ है, तो हमें ऑलरेडी हमने कल के टॉपिक पे ये देखा था कि जब कोई प्रोसेस न्यू अराइवल होती है तो वो 5 स्टेट्स से जाती है, ठीक है। देयर आर 5 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स है, न्यू स्टेट्स, देन रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, ठीक है। न्यू मीन्स जो नया अराइवल आ रहा है उसे हम न्यू कहेंगे। टर्मिनेटेड मीन्स जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है उसको हम टर्मिनेटेड बोलेंगे। और जो बीच में जो रेडी, रनिंग एंड वेटिंग, ये जो 3 स्टेट्स है, ठीक है, वो जो 3 स्टेट्स है, दिस 3 स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर कुछ रिसोर्सेस नहीं मिलेगा तो वेटिंग में चला जाएगा, जैसे ही रिसोर्सेस मिल जाते हैं रेडी में चला जाएगा, रेडी में वो क्या हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। फिर से वो पैरेलली एक साथ फिर से रनिंग करने के लिए चला जाएगा, तो वो पैरेलली एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सिंगल थ्रेड अगर जनरेट होती है एक प्रोसेस की, तो वो ये डिफरेंट स्टेट्स से गुजरती है, ठीक है। सोचो जब मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट होंगी, आपके एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट होंगी, तो वो कितने सारे स्टेट्स से गुजरेंगी, पैरेलली, ठीक है। पैरेलली उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। एंड विद इन दैट डिफरेंट स्टेट्स, ये डिफरेंट स्टेट्स से भी वो गुजर रही है, रनिंग, ब्लॉक, रेडी, टर्मिनेटेड, जो भी है, ठीक है, न्यू वगैरह। तो ईच थ्रेड्स हैज़ इट्स ओन स्टैक, since the thread will given a call different procedures and thus the different execution history such that the thread needs their own stack। जैसे हर एक प्रोसेस का हमने एक डिफरेंट स्टैक एरे डिफाइन किया था, या इसके पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसका एक पीसीबी ब्लॉक क्रिएट होता है, ओके। एक स्टैक एरे डिफाइन होता है और स्टैक एरे में वो प्रोसेसेस जो है वो सिक्वेंशियली अरेंज होते हैं, और जो भी प्रोसेसेस है वो रेडी स्टेट में जैसे आएंगे तो वहाँ पे वो क्यू में खड़े रहेंगे, रेडी स्टेट में खड़े रहेंगे। जो भी करंट प्रोसेस रनिंग में है उसका एग्जीक्यूशन अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो रेडी स्टेट में जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में चली जाएंगी। तो स्टैक एरे क्या होता है, क्रिएट होता है प्रोसेसेस के लिए। उसी तरीके से थ्रेड्स भी जो है वो इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिपेंडेंट। और प्रोसेसेस जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अगर स्टैक एरे के अंदर 5 प्रोसेसेस को मैंने डिफाइन किया है सिक्वेंशियली, सो ऑल दीज आर 5 प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। क्यों डिपेंडेंट है, अगर पहली प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो सेकंड प्रोसेस रनिंग स्टेट में नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर पहली जो रनिंग स्टेट में प्रोसेस है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, वेटिंग में चली जाती है, तो ही रेडी स्टेट में जो सेकंड प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में जाएंगी, ठीक है। अगर वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस है उसको रिसोर्सेस मिल गए तो वो डायरेक्टली डिस्पैच हो जाएंगी रेडी स्टेट में, और उसका एग्जीक्यूशन रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस रन हो रही है उसके साथ साथ पैरेलली एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है कि स्टैक में जितनी भी प्रोसेसेस है ऑल दे आर डिपेंड ऑन वन अनदर। बट इन केस ऑफ थ्रेड्स हर एक प्रोसेस के लिए क्रिएट होता है, ठीक है। एक प्रोसेस के लिए सिंगल थ्रेड भी क्रिएट हो सकता है, एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट हो सकते हैं। एंड ऑल देयर थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है प्रोसेसेस के जैसे। तो जिस तरीके से प्रोसेसेस का एक पीसीबी ब्लॉक क्रिएट होता है या स्टैक एरे डिफाइन होता है और उसमें प्रोसेस यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर जनरेट होता है, उसी तरीके से हर एक थ्रेड के लिए थ्रेड स्टैक जनरेट किया जाता है, ठीक है।
तो वो थ्रेड स्टैक किस तरीके का रहेगा, उसकी डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जैसे एक प्रोसेस में एक थ्रेड है, ठीक है, सिंगल थ्रेड लेके चलते हैं हम, एक सिंगल थ्रेड है, तो उस सिंगल थ्रेड के लिए एक थ्रेड स्टैक जनरेट होगा और उस थ्रेड स्टैक में उसका वो खुद का स्टैक रहेगा जिसमें उसके SP मीन्स स्टैक पॉइंटर क्या है और स्टैक स्पेस क्या है वो डिफाइन किए जाएंगे। PC मीन्स प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक्स कौन से हैं वो डिफाइन किए जाएंगे। उसके बाद मेमोरी स्पेस कितनी अलोकेट होने वाली है उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए वो डिफाइन की जाएंगी। तो इस तरीके से हीप भी एक मेमोरी का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक डेटा, लोकल वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स क्या डिफाइन किए गए हैं उस थ्रेड्स के, उस प्रोसेस के, वो डिफाइन होंगे उसमें। मीन्स जस्ट लाइक एन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यहाँ पे थ्रेड्स के भी क्या बनते हैं, स्टैक्स क्रिएट होते हैं। एवरी थ्रेड्स हैज़ इट्स ओन स्टैक, उसका खुद का एक स्टैक जनरेट होता है। वो जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है तो इस तरीके का वो स्टैक जनरेट होगा। SP T1 मीन्स एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आपका एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, एक प्रोसेस चल रही है, तो उसका SP मीन्स कितनी स्पेस अलोकेट हुई है, स्टैक स्पेस कितनी है उसके लिए। उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है, जो कोड है उसके लिए प्रोग्राम काउंटर क्या है, कौन सा रजिस्टर सेट्स कौन सा जनरेट हुआ है आपके माइक्रो प्रोसेसर में। उसके बाद स्टैटिक डेटा क्या डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से एक स्टैक ओन खुद का, हर एक थ्रेड का खुद का ओन स्टैक जनरेट होता है। ओके, A thread has or consists of a program counter means PC, रजिस्टर सेट भी जनरेट होते हैं, स्टैक स्पेस भी जनरेट होते हैं एज शोन इन द फिगर, जो आपको फिगर में दिख रहा है। इस तरीके से हर एक स्टैक का उसके खुद के थ्रेड स्टैक में ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती है। Threads are not independent of one another like processes. As a result, thread shares with other threads their code section, data section, then OS resources also known as stacks such as open files and signals. वही मैंने बताया कि दे आर नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर। जैसे प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे पहली प्रोसेस ख़त्म नहीं होती है तब तक के सेकंड प्रोसेस वेटिंग में रहेंगी या रेडी स्टेट में ही रहेंगी। जैसे वंस प्रीवियस और रनिंग प्रोसेस completed then the next process will be executed। तो इसका मतलब है कि it will be depend on one another, but यहाँ पे threads are not depend on one another, they are independently work। हर एक थ्रेड की खुद का एक ओन स्टैक क्रिएट होता है, बट दे आर शेयर्स द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। डेटा कोड जो जनरेट होता है वो शेयर किए जाते हैं, डेटा सेक्शन जो जनरेट होता है वो शेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर एक्सटर्नल रिसोर्सेज आर शेयरेबल विथ ऑल द थ्रेड्स, बट दे आर नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ये पहला थ्रेड खत्म होगा तो ही सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैरेलली उसका एग्जीक्यूशन शुरू रहता है। So execution context for the thread consists of 3 parts and these 3 parts are program counter, stack pointer and the data register, ठीक है। ये 3 पार्ट्स जनरली थ्रेड स्टैक के अंदर रहते हैं। प्रोग्राम काउंटर PC जिसे कहा जाता है, स्टैक पॉइंटर, ठीक है, SP जैसे कहा जाता है, और डेटा रजिस्टर सेट्स। तो ये तीनों चीज़ें किस का पार्ट है, CPU के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर रहते हैं ना उसी का पार्ट है, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस या कोई थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो ये रजिस्टर सेट्स अलोकेट होते हैं, स्टैक पॉइंटर्स अलोकेट किए जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर अलोकेट किए जाते हैं उस प्रोसेस को या उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपके थ्रेड स्टैक में क्रिएट होती है। ओके, विद इन अ प्रोसेस देयर मे बी वन और मोर थ्रेड्स। जैसे मैंने बताया कि एक प्रोसेस के एक से ज़्यादा थ्रेड्स भी जनरेट हो सकते हैं। तो उसमें क्या क्या रहता है, तो अगर एक से ज़्यादा जनरेट होते हैं थ्रेड्स, सो एवरी थ्रेड्स हैज़ अ यूनिक आईडी। जैसे प्रोसेसेस के भी यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, आईडी रहता है। वैसे अगर एक थ्रेड के एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स अगर जनरेट होते हैं तो हर एक थ्रेड का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगा, ओके, जिसे थ्रेड आईडी कहा जाता है।
सेकंड वन, उसमें उसकी स्टेट्स भी डिफाइन रहेंगी। उस थ्रेड की स्टेट क्या है, स्टेट यानी जैसे स्टेट ऑफ प्रोसेस रहेगा वैसे ही स्टेट ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड की स्टेट क्या है। एक प्रोसेस के 2 थ्रेड्स है तो पहला थ्रेड जो, क्योंकि पैरेलली उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो दोनों के स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं। वन इज इन द रनिंग स्टेट, सेकंड वन इज इन द रेडी स्टेट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके स्टेट्स भी डिफाइन किए जाते हैं। सेव थ्रेड कॉन्टेक्स्ट व्हेन नॉट रनिंग प्रोग्राम काउंटर, स्टैक रजिस्टर सेट्स, चाइल्ड थ्रेड्स, मेमोरी फॉर लोकल वेरिएबल्स। तो जब भी अगर कोई, जैसे हमने बोला है कि स्टेट्स में भी अगर कुछ, जैसे न्यू स्टेट एंड टर्मिनेटेड स्टेट, ये 2 स्टेट्स छोड़ के जो रेडी, रनिंग एंड वेटिंग, ये जो 3 स्टेट्स है, इसमें रनिंग स्टेट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो वेटिंग में या ब्लॉक में चला जाएगा। तो जब भी थ्रेड्स में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉब्लम मीन्स जो थ्रेड्स के स्टैक जनरेट होते हैं और उसमें जो डेटा सेव होता है, जैसे स्टैक पॉइंटर्स हो गया, रजिस्टर सेट्स हो गए, ठीक है, एड्रेसेस हो गए, तो उसके बाद स्पेस, स्टैक स्पेस हो गई, या फिर प्रोग्राम काउंटर्स हो गया, या फिर आपके लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के एड्रेसेस या मेमोरी एड्रेसेस हो गए। तो अगर ये कुछ चीज़ें अनअवेलेबल मिलती है या नहीं मिलती है, इन केस क्या होगा कि आपका जो थ्रेड का कॉन्टेक्ट है वो सेव्ड किया जाएगा, ठीक है। और उसका एग्जीक्यूशन, जैसे ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती है तो अगेन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो री एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। फोर्थ वन इज एग्जीक्यूशन स्टैक, स्टैक को भी मेंटेन किया जाएगा। फिफ्थ वन इज सम प्री थ्रेड स्टैटिक स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए वो स्टैक के अंदर ही कुछ प्री थ्रेड्स रहते हैं, स्टैटिक स्टोरेज रहता है। स्टैटिक यानी उसके लिए, स्टैटिक का मतलब होता है कि सिर्फ उसी के लिए डिफाइन किया गया, ठीक है। ग्लोबल नहीं, ग्लोबल यानी ग्लोबल मीन्स सभी के लिए डिफाइन किया गया, स्टैटिक मीन्स सिर्फ उसी थ्रेड स्टैक के लिए डिफाइन किया गया स्टोरेज एरिया, ठीक है, बफर हम जिसे कहेंगे। तो उस पर्टिकुलर बफर में या स्टैटिक स्टोरेज में उसके पर्टिकुलर सिंगल थ्रेड के ही लोकल वेरिएबल स्टोर रह सकते हैं। एक्सेस टू द मेमोरी एंड रिसोर्सेज ऑफ इट्स प्रोसेस, तो उसमें मेमोरी और रिसोर्सेज को भी एक्सेस करने की, ये जो है एक्सेस करने के लिए हम अलाउ करते हैं थ्रेड को, सिंगल थ्रेड को। तो इस तरीके से एक प्रोसेस के मोर देन थ्रेड्स जनरेट हो सकते हैं और वो हर एक थ्रेड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर रह सकती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, ऑल दे आर इंडिपेंडेंटली वर्क, इंडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं। देन टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड्स के टाइप्स क्या है। तो थ्रेड्स में एक प्रोसेस के लिए सिंगल थ्रेड जनरेट हो सकता है, दूसरा एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल थ्रेड जनरेट हो सकते हैं। तो इसके 2 ही टाइप्स हो सकते हैं, सिंगल थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। गॉट इट माय पॉइंट। एक प्रोसेस का एक थ्रेड जनरेट हो सकता है या फिर एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड जनरेट हो सकते हैं, यानी मोर देन 1 थ्रेड्स जनरेट हो सकते हैं। तो अगर एक ही थ्रेड जनरेट हुआ है तो हम उसको सिंगल थ्रेडिंग कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा थ्रेड जनरेट हुए हैं एक प्रोसेस के तो उसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, सिंगल थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो सिंगल थ्रेडिंग क्या होगा, when the operating system does not recognize the concept of thread, that is a single thread is in execution as shown in the figure। जब ऑपरेटिंग सिस्टम, जब मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरेट हुई थी वो MS-DOS प्रॉम्प्ट के थी, ठीक है। उसमें एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी। सो दैट टाइम मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं थी। समटाइम्स वो फीचर्स भी ऐड होते गए। तो आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हमारे सिस्टम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए, वो मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो आज हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसका टाइप क्या हो सकता है थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग, ओके। क्योंकि ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सिंगल थ्रेडिंग हो ही नहीं सकता, इसमें मल्टी थ्रेडिंग ही हम यूज़ कर रहे हैं। बट इन बिफोर, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जनरेट हुई थी तब सिंगल थ्रेडिंग का ही कंसेप्ट था। तो व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड, जब उसको थ्रेड का कंसेप्ट ही पता नहीं था तो सिंगल थ्रेड ही एग्जीक्यूट होता था। तो सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन की डायग्राम आपको यहाँ पे दी गई है। तो एक प्रोसेस के लिए एक ही थ्रेड जनरेट होता था, उसे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल कहा जाता था। उसमें उस प्रोसेस का एक PCB ब्लॉक जनरेट होगा, ठीक है,
प्रोसेस स्टैक जनरेट होगा, स्टैक एरे पीसीबी, उसमें प्रोसेस के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट होगा, उसका यूज़र एड्रेस स्पेस जनरेट होगा, जो एड्रेस स्पेस लगने वाले हैं उसका यूज़र स्टैक जनरेट होगा और कर्नेल स्टैक जनरेट होगा, ठीक है, सिंगल प्रोसेस के लिए। कर्नेल मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट है कर्नेल। कर्नेल के थ्रू आपके जितने भी आपका जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को जो मेमोरी लगने वाली है, जो रिसोर्सेस लगने वाले हैं, वो सभी का मैनेजिंग कहाँ पे होता है, कर्नेल से ही मैनेज होता है। तो वो था हमारा सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। आज की जनरेशन में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं दे आर मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। When the operating system supports the multiple threads of execution within a single process, then this is typically termed as a multi-threading. एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट होना, इसका मतलब होता है मल्टी-थ्रेडिंग। ओके, as there are multiple processes running on the same system, thus there can also be multiple threads running. इसका मतलब आज हम एक सिंगल प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड देख रहे हैं, उसे हम मल्टी थ्रेडिंग बोल रहे हैं। बट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग भी है। मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक साथ वो मल्टीपल प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट कर रहा है और एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स भी जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब पैरेलली मल्टी प्रोसेसिंग भी हो रहा है एंड पैरेलली मल्टी थ्रेडिंग का भी एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, so multi-threading is the ability of operating system to support the multiple concurrent path of execution within a single process. Concurrent यानी एक साथ, concurrently एक ही साथ मल्टीपल सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टी थ्रेडिंग भी एग्जीक्यूट करना, उसके साथ साथ मल्टी प्रोसेसिंग भी एग्जीक्यूट करना, ये चीज़ आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को हमें दे रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ दिया है, जैसे MS-DOS जो था वो प्रीवियस, उसमें सिर्फ सिंगल थ्रेडिंग ही चलता था। तो फॉर एग्जांपल MS-DOS अगर हम लेते हैं तो सपोर्ट्स द सिंगल यूज़र प्रोसेस एंड अ सिंगल थ्रेड, ठीक है, तो सिंगल थ्रेडिंग में आता है एग्जाम्पल MS-DOS का। फिर यूनिक्स अगर हम लेंगे तो यूनिक्स इज अगेन वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सपोर्ट्स द मल्टी यूज़र प्रोसेसेस, मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, बट ओनली सपोर्ट्स अ वन थ्रेड पर प्रोसेस। इसका मतलब यूनिक्स इज द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट क्रिएट्स अ वन थ्रेड फॉर पर प्रोसेस। एक प्रोसेस के लिए वो एक ही थ्रेड क्रिएट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग है, एक साथ वो मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट एक प्रोसेस के लिए एक ही थ्रेड जनरेट कर रहा है। फिर सोलारिस इज अगेन वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सपोर्ट्स द मल्टीपल थ्रेड्स, यानी सोलारिस में क्या हो रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग भी हो रहा है एंड पैरेलली इट सपोर्ट्स द मल्टी थ्रेड्स, मीन्स एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स भी जनरेट हो रहे हैं। गॉट इट माई पॉइंट। ये तीनों एनवायरनमेंट यहाँ पे बताए गए, तीनों एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। पहला है MS-DOS जिसमें एक प्रोसेस का एक ही थ्रेड जनरेट होता था। दूसरा है यूनिक्स इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जब क्रिएट हुआ तो उसने मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बट एक प्रोसेस का वो एक ही थ्रेड जनरेट करता था। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन इज़ द सोलारिस ने भी मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ सिंगल प्रोसेस के मल्टी थ्रेड्स भी जनरेट करना और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सोलारिस क्या सपोर्ट कर रहा है, मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट सपोर्ट कर रहा है। ओके, प्रोसेस इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड अ यूनिट ऑफ प्रोटेक्शन। Example, for example, figure 1. As per the figure, different process model and थ्रेड्स कंट्रोल इन अ सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है तो ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल का है और दूसरा जो डायग्राम है वो है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल का है। तो MS-DOS इज़ अ सिंगल थ्रेडेड कंसेप्ट, ठीक है। MS-DOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिंगल थ्रेडेड है, एक प्रोसेस का एक ही थ्रेड जनरेट होता है। तो उसकी डायग्राम हमने इसके पहले भी देखी थी, ये जो इसके पहले हमने डायग्राम देखी है इसी डायग्राम को इलॉबरेट किया गया है यहाँ पे।
तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल, जिसमें एक प्रोसेस का एक ही क्या बनता है, थ्रेड बनता है। तो उसमें उसका प्रोसेस है, तो प्रोसेस का ऑब्वियसली यूनिक आइडेंटिफायर बनेगा, पीसीबी ब्लॉक बनेगा, स्टैक एरे बनेगा। तो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यूजर एड्रेस स्पेस, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, थ्रेड जनरेट हुआ है तो उसका सेपरेट ओन स्टैक जनरेट होगा, तो उसका थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। ओन स्टैक अगर जनरेट होता है तो थ्रेड का भी यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट होगा, तो उसका यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट होगा, तो थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, ये है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम मॉडल। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल में क्या होगा, एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल में उस प्रोसेस का सिंगल यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर रहेगा, मीन्स पीसीबी रहेगा, क्योंकि एक ही प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड जनरेट हो रहे हैं, तो उसका पीसीबी ब्लॉक बनेगा, उसका यूज़र एड्रेस स्पेस बनेगा। ठीक है, देन हम आते हैं मल्टीपल थ्रेड्स पे, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, नीचे वाले डायग्राम में जो दिख रहा है थ्रेड 1 डॉटेड लाइन में जो दिख रहा है आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। तो ये सिंगल प्रोसेस है, बट सिंगल प्रोसेस के 3 थ्रेड्स जनरेट हुए हैं, और तीनों थ्रेड्स के लिए उसके ओन थ्रेड स्टैक्स भी जनरेट होंगे। ओके, और अगर उसका ओन थ्रेड स्टैक जनरेट हो रहा है तो उसका थ्रेड आइडेंटिफिकेशन जनरेट होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट होगा, जिसे हम थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक कहेंगे। ओके, जैसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, उसका यूज़र स्टैक बनेगा, यूज़र स्टैक के अंदर वही सब प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट्स, ये सब चीज़ें स्पेसिफाई किए जाएंगे, और उसका कर्नेल स्टैक भी रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसी तरीके से थ्रेड 2 के लिए भी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, यूज़र स्टैक बनेगा और कर्नेल स्टैक बनेगा, और थ्रेड 3 के लिए भी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, यूज़र स्टैक बनेगा और कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, कर्नेल स्टैक बनेगा। तो ये है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डायग्राम, दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझ में आपको, सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल का एग्जांपल क्या है, MS DOS। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल का एग्जांपल क्या है, तो सोलारिस। अब यूनिक्स जो आता है वो इन दोनों के बीच में आता है। यूनिक्स मल्टी प्रोसेसेस को अलाउ करता है, सपोर्ट करता है, बट एक प्रोसेस के लिए एक थ्रेड ही जनरेट करता है, तो वो डायग्राम ये पहली डायग्राम को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल को ही सपोर्ट करेगा, और सोलारिस जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल है। तो ये दोनों डायग्राम्स के डिफरेंसेस समझ में आपको। थ्रेड्स implements at the user level are known as user threads. The API for the handling user threads is provided by the thread library. Thread library maps the user threads to the kernel threads. हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 लेवल्स देखे थे, यूज़र लेवल, कर्नेल लेवल एंड द हार्डवेयर लेवल। आपको अगर वो डायग्राम याद आ रही होंगी तो याद कीजिए। यूज़र लेवल, ठीक है, जहाँ पे हमने यूज़र लेवल में क्या रहता है, यूज़र इंटरफेस रहता है। ठीक है, यूज़र एप्लीकेशन यानी यूज़र इंटरफेस, उसके साथ साथ लाइब्रेरीज भी रहती है। ठीक है, यूज़र लाइब्रेरीज। कर्नेल लेवल में तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नेल इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें कर्नेल लेवल में तो पूरा आएगा। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी आएगा, देन प्रोसेस मैनेजमेंट भी आएगा, उसके साथ साथ जो भी है सब चीज़ें, रिसोर्स मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सब चीज़ें कर्नेल लेवल पे आने वाले हैं। तो यूज़र लेवल पे यूज़र थ्रेड्स किसे कहा जाता है और कर्नेल थ्रेड्स किसे कहा जाता है। तो जो यूज़र लेवल पे, जो थ्रेड्स यूज़र लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं उसे यूज़र थ्रेड्स कहा जाते हैं, और जो कर्नेल लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं उसे कर्नेल थ्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यूज़र थ्रेड्स और कर्नेल थ्रेड्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दीज आर दी लेवल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 लेवल्स हमने देखे थे, यूज़र लेवल, कर्नेल लेवल एंड द हार्डवेयर लेवल। ये 3 लेवल हमने देखे थे इसके पहले। तो यूज़र थ्रेड्स यानी जो यूज़र लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं थ्रेड्स, उसे यूज़र थ्रेड्स कहा जाता है, और जो कर्नेल लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं थ्रेड्स, उसे कर्नेल थ्रेड्स कहा जाता है। गॉट इट? Depending on the way of user threads are mapped the kernel threads, and there are 3 types of models are present in multithreading.
तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में डिपेंडिंग ऑन दिस 2 लेवल्स, ये जो 2 लेवल्स है मल्टी यूज़र थ्रेड्स एंड कर्नेल थ्रेड्स, इस पे डिपेंड है उसके 3 अलग अलग मॉडल्स, जिसे मेनी टू वन कहा जाता है, दूसरा है 1 to 1 मॉडल और तीसरा है मेनी टू मेनी मॉडल। मैपिंग, दीज आर द मैपिंग्स, इसे हम मैपिंग भी कहते हैं। तो ये जो 2 लेवल्स है यूज़र थ्रेड्स एंड द कर्नेल थ्रेड्स। यूज़र थ्रेड्स यानी यूज़र लेवल पे जो थ्रेड्स इम्प्लीमेंट होते हैं उसे यूज़र थ्रेड्स कहा जाता है, और कर्नेल लेवल पे जो थ्रेड्स इम्प्लीमेंट होते हैं उसे कर्नेल थ्रेड्स कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो मैपिंग होता है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, हम मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग में ये दोनों लेवल पे जो मैपिंग होगा वो मैपिंग के 3 अलग अलग वेज है, ठीक है। 1 to 1, 1 to many एंड many to 1, ऐसे 3 लेवल्स है उसके, मॉडल्स हैं। तो ये तीनों मॉडल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मैपिंग हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।